हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल क्लासेस। माय नेम इज फिरोज अली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट करा समग्र मांग और समग्र पूर्ति वाला चैप्टर। उसमें से हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम है समग्र मांग। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना। आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपके फ्रेंड के लिए यूजफुल हो तो शेयर करें, अच्छी लगती है तो लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। Audio Jungle. समग्र पूर्ति यानी एग्रीगेट सप्लाई। क्या? एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे एएस। समग्र का मतलब होता है कुल, और पूर्ति का मतलब तो है ही पूर्ति, उत्पादन। यानी एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति के जोड़ को वस्तुओं वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति के जोड़ को समग्र पूर्ति कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं समग्र पूर्ति के घटक, एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट को समझने के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने कितने पैसे कमाए ये मुझे को नहीं पता, लेकिन उसमें से 700 रुपये आपने खर्च कर दिए उपभोग पर। क्या कर दिए? उपभोग पर खर्च कर दिए। और 400 रुपये बचा लिए। कितने पैसे बचा लिए? 400 रुपये। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कितने पैसे कमाए होंगे? सिंपल सा फंडा है, 700 रुपये खर्च कर दिए और 400 रुपये बचा लिए, इसका मतलब हमने 1000 रुपये कमाए होंगे। यानी कमाई जो है y इजकल टू सी प्लस एस। और हम लोग जानते हैं, या नहीं जानते तो अब जान जाएंगे, कि समग्र पूर्ति को आय के रूप में मापा जाता है। किस रूप में? आय के रूप में। और आय को किससे दिखाया जाता है? वाई से। जैसे समग्र मांग को किस रूप में मापा जाता था? खर्च के रूप में। उसी तरह से समग्र पूर्ति को आय के रूप में मापा जाता है। अगर हमारी आय हो रही है तो पूर्ति हो रही है, और पूर्ति हो रही है तो आय हो रही है। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ रही है। ये फाइनल डेफिनेशन है। एक अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं सेवाओं की पूर्ति के जोड़ को क्या कहा जाता है? समग्र पूर्ति कहते हैं। और पूर्ति मतलब उत्पादन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। और इसके कितने घटक होते हैं? दो, एक तो सी और एक एस। क्या मैं वाई को एस कह सकता हूँ? क्योंकि अभी हमने सीखा है कि समग्र पूर्ति को किस रूप में मापा जाता है? आय के रूप में। तो यानी सी प्लस एस इजकल टू किसके? ए एस के। अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, अगले कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट का नाम है समग्र पूर्ति अनुसूची। और अनुसूची का मतलब क्या होता है? तालिका से होता है। एक टेबल बनाई है मैंने आप लोगों के सामने। हमारी इनकम जीरो हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल। क्या लेकिन क्या उपभोग जीरो हो सकता है? नहीं। इनकम जीरो हो सकती है लेकिन उपभोग जीरो नहीं हो सकता। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी सीखा है कि जब इनकम बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता। मतलब इनकम ज्यादा बढ़ती है और उपभोग कम बढ़ता है। इनकम में कितना चेंज आया? जीरो से कितने हो गए? 20। 20 का चेंज आया। उपभोग में 10 का चेंज आया। 20 से कितना हो गया? 30। 20 से 40, 20 का चेंज, यहाँ पर 10 का। और 20 से 60, 40 से 60, यहाँ पर 10 का चेंज। फिर 20 का चेंज, यहाँ पर 10 का चेंज। जितनी इनकम बढ़ती है उतना उपभोग नहीं बढ़ता। तो ये हो गए सी और वाई, सी और वाई। अब बात करते हैं बचत की। बचत कैसे निकाली जाती है सर? भाई सिंपल सा फंडा है, अगर एस निकाल लिया आप लोगों को, एस इजगल टू होता है वाई माइनस सी। 20 कमाए, ठीक है, जीरो कमाए, सॉरी, 20 रुपए खर्च कर दिए, उपभोग कर दिया आपने। तो जीरो में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के 20, जिसको कहा जाता है स्वायत्त बचत। स्वायत्त बचत, जिसको कहा जाता है एस बार से दिखाया जाता है। स्वायत्त बचत किसे कहते हैं? आप लोगों से एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वायत्त बचत किसे कहते हैं? जब इनकम जीरो होती है तो उस लेवल की बचत को क्या कहा जाता है? स्वायत्त बचत कहा जाता है। मेरे एग्जांपल में कितने किए? माइनस के 20। ठीक है, 20 कमाए, 30 खर्च कर दिए, माइनस के 10 सेविंग आ गई। 40 कमाए, 40 खर्च कर दिए, कितने बचाए? जीरो। 60 में से 50 गए 10, 80 में से 60 गए 20। ठीक है, और अब बात करते हैं एएस। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। सी और एस को जोड़ो, 20 और माइनस के 20 को जीरो, 30 और माइनस के 10 को 20, 40 और जीरो 40, फिर 60, फिर 80। वे फालतू में आप लोगों ने जोड़ के निकाला है, इसको मैं ऐसे लिखा सकता था, जो वाई होती है वही क्या होती है? एएस होती है। देखो, 0, 20, 40, 60 और 80। और हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, जो वाई होगी वही क्या होगी? एएस होगी। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई समग्र पूर्ति अनुसूची।
अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस डायग्राम की कुछ जो इस टेबल के जो हैं कुछ पॉइंट है उसको डायग्राम पे शो करते हैं। जैसे सबसे पहले एस फॉर सेविंग, इनकम जीरो है, जीरो पे कितनी सेविंग है माइनस के 20, इनकम जीरो, यहाँ पर हम आय दिखाते हैं, रोजगार दिखाते हैं और जीडीपी दिखाते हैं। ओके, और इधर क्या दिखा रहा हूं मैं, बचत वाई एक्स पर, और एक्स एक्स पर मैं क्या आय रोजगार जीडीपी दिखा रहा हूँ। जीरो इनकम है तो कितनी बचत है हमारी माइनस के 20, जीरो पर माइनस के 20, पहला पॉइंट हो गया। 20 पर माइनस के 10, 20 पर माइनस के 10, दूसरा पॉइंट। 40 पर कितनी, जीरो, 40 पर जीरो। और मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि अगर 3 पॉइंट मिल जाए तो डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्केल रखूंगा मैं, क्या बना दूंगा, सेविंग वक्र, बचत या सेविंग वक्र। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया बचत का वक्र कैसे मैंने ड्रॉ करा। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने नंबरिंग से बना के दिखा दिया है। अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा मैं। ये ऐसे करके बनाया आपने, और ये यहाँ से स्टार्टिंग होगा, माइनस की वैल्यू भी नीचे, एक्स के जो वाई एक्स होता है उसके नीचे की शुरू होती है माइनस की वैल्यू। ये हो गया एस फॉर सेविंग। अब बात करते हैं हम एएस की। जीरो पर जीरो, जीरो इनकम है, और एएस समग्र पूर्ति भी कितनी है, जीरो, जीरो पे जीरो, पहला पॉइंट। 20 पर 20, 20 इनकम, समग्र पूर्ति कितनी है 20। 40 पर 40, 40 पर 40, 40 इनकम है और 40 ही क्या है, समग्र पूर्ति। इन तीनों पॉइंटों को मिला दूंगा, क्या बन जाएगा, एएस। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ये नंबरिंग से ड्रॉ करके दिखाया है मैंने, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये मूल बिंदु से स्टार्ट होगा और ऐसे करके बन जाएगा, यहाँ आय रोजगार जीडीपी और यहाँ एएस। समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जो पूरा एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। 90 का हाफ कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। समझ में आ गई इतनी बात। तो यानी एएस जो बनेगा 45 डिग्री के एंगल बनेगा, डायरेक्ट में बना सकता हूं। डन है। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। उपभोग फलन किसे कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन, C इज इक्वल टू F ब्रैकेट में Y। अगर इनकम बढ़ती है, Y फॉर इनकम, तो उसकी वजह से क्या होता है, कंजम्पशन भी क्या होता है, बढ़ता है। इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इनकम के घटने से कंजम्पशन भी क्या होता है, घटता है। सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इनकम घट रही है कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, घट रहा है। सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप है किसमें, सी में और वाई में। इसी को क्या कहा जाता है, उपभोग फलन कहा जाता है। यानी उपभोग और आय के संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं उपभोग प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति का मतलब एक तरह से आदत से है, आदत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंजम्पशन प्रोपेंसिटी। इनकम में से कितना आप लोग उपभोग करते हो, इनकम में से कितना आप उपभोग करते हो, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है उपभोग प्रवृत्ति। देखिए, इनकम में से कितना उपभोग करते हो, इनकम में से कितना उपभोग करते हो, इनकम में से कितना उपभोग करते हो, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है उपभोग प्रवृत्ति। और ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और एक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। पहले बात करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति की, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन, एपीसी, सी अपॉन में वाई। फिर दूसरी क्या बात है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। ठीक है, यानी एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी उपभोग में चेंज और आय में चेंज। अगर एक नंबर में आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि आप औसत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि उपभोग यानी सी और आय के अनुपात को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। बस समझ में आ रही है। अब बात करते हैं हम इसको सवाल की फॉर्म में बात है, प्रैक्टिकल सवाल आते हैं इस पर। वो कैसे, एक मैंने छोटा सा एग्जांपल ले रखा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालना सीखेंगे एपीसी और एमपीसी। सबसे पहले निकालते हैं हम एपीसी, सी अपॉन में वाई। कितना है उपभोग, 20 का, 20 को भाग करेंगे 0 से। किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग करा जाता है तो क्या आता है, वो इन्फिनिटी आता है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। 30/20, 30/20, 0 से 0 1.5,
नहीं समझ में आया, दोबारा समझिए। 40 अपॉन में 40, आंसर कितना आएगा 1। फिर 50 अपॉन में 60, 0.83, ठीक है, ये 33 याद रहेगा। तो ये निकालना सीखा हम लोगों ने एपीसी। अब बात करते हैं हम एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब हम लोग जानते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। एम वाले जितने भी होते हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे डैश रहते हैं, मतलब उनका कुछ वैल्यू नहीं आती, कुछ मान नहीं आता, यानी ये चेंज डैश आएगा। यहां पर कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, पहले 20 था अब 30 हो गया, कितना चेंज हुआ है 10 का, बोलो 10 का। अब इनकम कितनी थी पहले 0, अब कितनी हो गई 20, कितना चेंज आया 20 का, तो 10 अपॉन में 20 आंसर कितना आएगा 0.5। फिर दोबारा कितना चेंज आया यहाँ पर 10 20, 10 अपॉन में 20 0.5, यहाँ पर भी कितना चेंज आ रहा है 10 का और यहाँ 20 का। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि एमपीसी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो इस एग्जांपल में जो है इनकम में और कंजम्पशन में समान रेट से चेंज हो रहा था, इस वजह से मैं कहना क्या एमपीसी का जो मान है कांस्टेंट आया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होगा कि एमपीसी का मान हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़े उपभोग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति, वैसे ही है बचत से रिलेटेड, बचत फलन, सेविंग फंक्शन। इसको समझते हैं। S इजकल टू F ब्रैकेट में Y फॉर इनकम, S फॉर सेविंग। अगर आप लोगों की इनकम बढ़ती है तो आप सेविंग ज्यादा करते हैं कम करते हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा करेंगे। अगर आपकी इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या करेंगे कम करेंगे, यानी इनकम के बढ़ने से सेविंग क्या होती है बढ़ती है, इनकम के घटने से सेविंग में क्या होती है घटती है, यानी इन दोनों में जो चेंज हो रहा है कैसा हो रहा है सेम डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसी को कहा जाएगा उपभोग फलन, ठीक है। ओके, बात करते हैं बचत प्रवृत्ति की। आप इनकम में से कितना सेव करते हो, इनकम में से कितना सेव करते हो, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है सेविंग प्रोपेंसिटी, यानी बचत प्रवृत्ति। ये भी कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक को कहा जाएगा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी औसत बचत प्रवृत्ति एस अपॉन में वाई। दूसरा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति एम पी एस, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर टॉपिक में किसी भी टॉपिक में दिक्कत रहती है, जो टॉपिक मैंने समझाए, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को जो मैंने टॉपिक पढ़ाया होगा वो समझ में आया होगा। तब भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।